हाँ भाई, तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ऑक्सीजन डिमांड की ये सीरीज चल रही है। तो बीओडी हम पढ़ चुके हैं और सीओडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब कुछ और तरीके हैं ऑक्सीजन डिमांड को निकालने के, जिनके बारे में देखेंगे। बहुत डिटेल में उनके बारे में नहीं देखना, बस एक इंट्रोडक्शन है कि ये भी होते हैं, है ना। मेन जो बीओडी होता था वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में और डिटेल आगे देखेंगे। फिर एक सीओडी क्या है वो भी समझ लिया था। बाकी छोटे मोटे कुछ तरीके और हैं जो सीओडी से भी क्विक हैं, है ना। बीओडी के बाद हमने सीओडी पढ़ा था क्योंकि बीओडी टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। अब सीओडी से भी क्विक तरीके कुछ हैं हमारे पास जो और कम समय में भी दे सकते हैं रिजल्ट, है ना। या कुछ और पैरामीटर अलग तरीके से हमें दे सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें से एक है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। क्या पढ़ेंगे हम? टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इसको बोलते हैं TOC, ठीक है। इससे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा वेस्ट वाटर सैंपल है उसमें जो ऑर्गेनिक्स हैं या इनऑर्गेनिक्स हैं, जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना कंटेंट है ना। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कितना है, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है ना। जैसे CO2 इनऑर्गेनिक कार्बन है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स इनऑर्गेनिक कार्बन है ना। लेकिन अगर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि जिनमें कार्बन होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, है ना। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट वाटर सैंपल में कितना ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट है, ठीक है। और जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि उसी ऑर्गेनिक कार्बन को ऑक्सीडाइज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एक तरीके से वो हमें ऑक्सीजन डिमांड दे देगा फॉर ऑर्गेनिक्स ओनली, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक चीज़ आती है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। तो इसका टेस्ट बात कर लेते हैं। इसको अपन थियोरेटिकली भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दूं, है ना। मान लीजिए ग्लूकोज दे दिया और उस मैंने बता दिया कि एक वेस्ट वाटर सैंपल में 200 mg पर लीटर कंसनट्रेशन से ग्लूकोज है, और आपसे पूछा इसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना होगा, तो आप निकाल लोगे थ्योरेटिकली, है ना। बहुत आसान चीज़ है वो, उसको अपन आगे देखेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ लेबोरेटरी टेस्ट से टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कैसे निकाला जाता है ना। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है क्योंकि बहुत डिटेल तक जाने का इसमें स्कोप नहीं है हमारे बीटेक लेवल तक। तो केवल पता होना चाहिए कि टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है और कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है, पहला स्टेप जो होता है ना, आपके पास सैंपल आया, उसके बाद जो पहला स्टेप होता है वो क्या होगा, इसका टेस्ट अपन देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो सैंपल है ना, सैंपल उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी है, OC मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, है ना, और इनऑर्गेनिक कार्बन भी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कार्बन भी है और हमारा एम है कि हम ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसकी मात्रा का पता लगाएं सैंपल के अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे सैंपल के साथ जिससे जो इनऑर्गेनिक कार्बन है वो उससे एस्केप हो जाए, ठीक है। ऐसे करके मैं एरो बना के बताना चाह रहा हूँ कि एस्केप हो जाए। तो इनऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे सैंपल से, फिर जो हमारा सैंपल बचेगा उसमें जो कार्बन कंटेंट है उसका पता लगाएंगे, है ना, जिससे वो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट का पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमें करना होता है। तो उस पहले स्टेप को हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन, ठीक है। स्टेप 1 लिख रहा हूँ इस टेस्ट का कि सैंपल का आप एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन, इससे क्या होगा समझ लेते हैं। सैंपल का एसिडिफिकेशन करना या उसमें एसिड ऐड करना मैं कहूँ तो उससे ये होगा कि इनऑर्गेनिक कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होके और रिलीज हो जाएगा या एस्केप हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं एक सैंपल रिएक्शन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन के फॉर्म में। मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है ना। ज़रूरी नहीं है पानी में सोडियम कार्बोनेट हो, कोई और भी हो सकता है। मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट है और इसमें मैंने एक एसिड ऐड किया। एसिडिफिकेशन मतलब एसिड ऐड कर दिया HCl, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2HCl, है ना। स्टाइकोमेट्रिकली करेक्ट बना लेते हैं इसको अभी समझने के लिए। तो 2 NaCl बन जाएंगे, 2 NaCl बन जाएंगे,
एक H2O बन जाएगा और एक बचेगा CO2 सॉरी, एक जो CO2 बचा वो रिलीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ वेस्ट वाटर सैंपल में तो वो इनऑर्गेनिक कार्बन जो है कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें उसको रिएक्शन करके वो CO2 रिलीज हो जाएगी, जिससे इनऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक कार्बन कुछ नहीं बचा। जो यहाँ इनऑर्गेनिक कार्बन था कार्बोनेट का वो CO2 बनकर रिलीज हो गया और ये बचा सॉल्ट प्लस वाटर। ये बड़ी बेसिक रिएक्शन है, 11th की 10th की केमिस्ट्री में पढ़ते अपन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। बस ये वही है। या मान लेते हैं बाइकार्बोनेट भी है, NaHCO3 समझ लेते हैं, NaHCO3 इसको आप कर दो मान लेते हैं H2SO4 से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। तो उसके लिए Na2, ये 2 ले लेते हैं, है ना। तो Na2SO4 मिल गया, है ना। तो और 2 H2O मिल गए प्लस 2 CO2 मिल गया, ठीक है। तो ये CO2 रिलीज हो गई, ये ऐसी रिएक्शन बन गई, है ना। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो इनऑर्गेनिक कार्बन है वो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमारे सॉल्यूशन में जो कार्बन बचा वो ऑर्गेनिक कार्बन ही है दरअसल, है ना। तो अब हम इसका पता लगाएंगे कि वो कितना है, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हो गया एसिडिफिकेशन, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप जो करते हैं वो करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्टेप 2 वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन, उस सैंपल को ऑक्सीडाइज करने के कई तरीके हैं, है ना। मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो एक ही है कंबशन का, लेकिन और आप यूज़ करना चाहें तो कई तरीके होते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका हाई टेम्परेचर कंबशन, है ना। हाई टेम्परेचर कंबशन, हाई टेम्परेचर कंबशन, ये होता है लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे समझ लो, ठीक है। सेकंड आपका होता है हाई टेम्परेचर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, या कंबशन ही है ये भी एक, लेकिन ये दोनों हाई टेम्परेचर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोल देते हैं इसको, है ना। ये होता है 680 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्स। इसमें कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो कम टेम्परेचर पे काम चल जाता है। कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम, है ना। तो ऐसे समझ लो ये प्लेटिनम कैटालाइज ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं। इसके अलावा आप फोटो ऑक्सीडेशन कर सकते हो, है ना। फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन क्या है भाई, लाइट के प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से आप ऑक्सीडेशन कर दो, है ना। या फोटो केमिकल ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ठीक है, लाइट प्लस किसी केमिकल को ऐड करके। वो कई तरीके हैं ना ऑक्सीडेशन के, तो हम जानते भी हैं उनको, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार लिख देता हूँ मैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो आप, है ना। और ऐसे कई तरीके हैं, फिलहाल अभी अपन इन पे फोकस नहीं करते। अपना काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना। कई तरह के ऑक्सीडेशन के हैं, जिनमें से ये 2 हैं, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, है ना, लैब्स में आमतौर पे, जो आसान है करना। इंक्यूबेशन चैम्बर होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे कंबशन होता है, वहीं ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, वो अपन समझ लेंगे आगे। तो इनमें से हम कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो मान लेते हैं हाई टेम्परेचर कंबशन होगा या हाई टेम्परेचर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा, है ना। 2 केस हैं, 1200 डिग्री सेल्सियस वाला या 680 डिग्री प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। सबसे पहले एसिडिफिकेशन कर दिया तो नॉन ऑर्गेनिक कार्बन खत्म। अब जो सैंपल बचा उसका मैंने किया ऑक्सीडाइजेशन, है ना। अब ऑक्सीडेशन के बाद क्या, आखिरी स्टेप, स्टेप 3, वो है डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन, है ना। डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन, ये क्वांटिफिकेशन है।
इसमें क्या होता है, आपने ऑक्सीडाइज तो कर दिया, ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। जितना ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी जब ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 गैस को रिलीज करेगा, सीधी सी बात है ना। जैसे अमोनिया, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 निकलता है, पता है ना हमको। SO2 निकलेगा सल्फर में, नाइट्रोजन का होगा तो अमोनिया, नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट बनेंगे। तो हर एक का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है ये तो हम जानते ही हैं। हमें कार्बन के ऑक्सीडेशन से मतलब है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट निकालना है। तो पहला जो CO2 निकला वो इनऑर्गेनिक निकल गया एसिडिफिकेशन में, जब मैंने ऑक्सीडेशन किया, और तब जो CO2 निकला वो ऑर्गेनिक कार्बन वाला CO2 है। अब इस ऑर्गेनिक कार्बन वाले CO2 को हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से और कितना निकल रहा है, और वो हमें क्वांटिटी पता होनी चाहिए, है ना। अब वो डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको क्वांटिफाई करेंगे कि भाई ये कितना निकला, फिर उसको हम कोरिलेट करेंगे, तब हमें ऑक्सीजन डिमांड मिलेगी, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा अभी तक। तो थर्ड स्टेप है जो डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन का, वो भी दो तरीके से होता है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अपन ओवरव्यू ले रहे हैं। तो पहला तरीका आपका होता है कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी में क्या होता है कि हम सैंपल की ऑक्सीडेशन करने से पहले कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करने के बाद कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, और दोनों में जो डिफरेंस आता है उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितना CO2 है या CO2 रिलीज हुआ है। अब जो चेंज आया कंडक्टिविटी में, उससे हम ये पता लगाएंगे कि ये कितना चेंज आया है कार्बन कंटेंट में, या उससे ये पता लग जाएगा कि कितना इसमें कार्बन कंटेंट है ना। दोनों की कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। इसको केवल इतना ही समझना है, क्योंकि मेन जो हम यूज़ करते हैं वो होता है NDID, है ना। ये क्या है, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड डिटेक्टर। क्या है, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड डिटेक्टर, ठीक है ना। कंडक्टिविटी वाले में 2 बार अपन कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, पहले और बाद में, और उस कंडक्टिविटी की डिफरेंस से ही अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इसमें जो CO2 रिलीज हुई है वो कितनी हुई है ना। क्योंकि डिजॉल्व CO2 के साथ कंडक्टिविटी कुछ और रहती है, और बिना उसके कंडक्टिविटी कुछ और रहती है ना। इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और CO2 कंटेंट का पता चल जाता है। ये एक मेथड है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर वो है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड डिटेक्टर। तो एक इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है ना, इसमें क्या होगा, इंफ्रारेड डिटेक्टर एक है, मान लेते हैं ये इंफ्रारेड डिटेक्टर है, ID इसको लिख दिया, ठीक है। अब जो भी ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस इंफ्रारेड डिटेक्टर में अंदर जाते हैं, है ना, और फिर बाहर निकलते हैं। तो जब अंदर से बाहर जाते हैं वो, तो इन पे जो पड़ रही हैं वो इंफ्रारेड रेज पड़ रही हैं। इंफ्रारेड डिटेक्टर के अंदर इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, है ना। तो वो जब पड़ती हैं तो जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो जैसे CO2 निकलेगा तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, कोई और निकलेगा तो कुछ और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम किस रीजन में इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं, किस वेवलेंथ के रीजन में, उससे हम ये पता लगा लेंगे कि कितना और कब CO2 या कोई और प्रोडक्ट निकला। अभी हमारा फोकस केवल CO2 पे है ना, क्योंकि हम कार्बन कंटेंट निकाल रहे हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन से, इंफ्रारेड डिटेक्टर से जब ये प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन होके गुजरेंगे तो उसमें जो CO2 होगी वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी इंफ्रारेड रेडिएशंस के। वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं ये डिटेक्टर से, है ना। और उससे हमें पता लग जाता है, एक ग्राफ बन जाता है कि किस रीजन की कितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कितना CO2 दरअसल इससे रिलीज हो रहा है, ठीक है। और फिर उस CO2 से ये पता लग जाएगा कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन है ना। तो ये पूरी कहानी है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के टेस्ट की, है ना। सबसे पहले एसिडिफिकेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन, ठीक है। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो TOC आएगा, TOC ये लगभग लगभग BOD के बराबर आएगा, है ना। लगभग BOD के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि BOD भी सिर्फ ऑर्गेनिक्स को डील कर रही थी ना, और ये COD भी ऑर्गेनिक्स को डील कर रही थी, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का अंतर था। तो जो TOC आता है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स जो हैं, है ना, जो ये भी एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस ही हो रहा है, इसमें कोई केमिकल तो हमने डाला नहीं है,
तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स जो हैं वो ही यहाँ पे डिकम्पोज होते हैं लगभग, है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्लोज टू बीओडी आती है। कुछ हो भी सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इतने हाई टेम्परेचर पे, तो एग्जैक्ट बीओडी जैसी तो नहीं आती, लेकिन बस यही है पॉइंट इसका, है ना। तो इनका जो रेशो आता है BOD5 का और TOC का, ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 1:1.6, है ना। इस तरीके से ये रेशो आएगा, है ना। तो ये हमारी एक चीज़ हुई टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था COD की वैल्यू BOD से ज़्यादा ही आएगी हमेशा, 1.25 to 2.5 उनका रेशो था, है ना, क्योंकि उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स भी आ गए थे। यहाँ पे तो बायोडिग्रेडेबल ही हैं, तो ये लगभग एक BOD से रिलेट करता है। ये बेटर क्यों है, क्योंकि ये बहुत क्विक है ना, इतने हाई टेम्परेचर पे होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। और हाँ, इनिशियल कॉस्ट हाई है, सीधी सी बात है, क्योंकि इतने इक्विपमेंट्स लग रहे हैं बड़े बड़े। एक आपको हाई टेम्परेचर कंबशन तो करना ही करना है, ऊपर से इंफ्रारेड डिटेक्टर भी चाहिए, है ना, और इसलिए एक्सपेंसिव है। और ये तो पिछले लेक्चर में डिस्कस हो गया था कि अल्टीमेटली हम BOD टेस्ट का यूज़ करते हैं, वो तो बस टाइम कम लगे, है ना। वैल्यू तो हमें ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक्स की ही चाहिए होती है, पर कैसे हम इसका टाइम रिड्यूस करें, इसलिए ये सारी टेक्निक्स हैं अलग अलग। COD की ये 3 घंटे में हो जाती है, फिर ये टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एक तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल पा रहे तो, है ना। इनके अलावा भी और तरीके हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो ये TOC हो गया अपना, है ना, ओवरव्यू। इसके बाद एक और होता है टोटल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल ऑक्सीजन डिमांड, अब ये क्या होता है भाई, है ना। ये तो बड़ा मतलब शॉर्ट में समझने वाली बात है, इसकी तो बहुत ज़्यादा अपने को ज़रूरत भी नहीं पड़नी है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक से ही मतलब होता है, जैसा कि बात हो चुकी है हर बार। तो टोटल ऑर्गेनिक डिमांड जो है वो एक और इंस्ट्रूमेंटल तरीका है ना, कि जिससे हम वेस्ट ऑर्डर की ऑक्सीजन डिमांड निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज टू बर्न ऑर्गेनिक्स हम काउंट करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, कि जो वेस्ट ऑर्डर में ऑर्गेनिक्स हैं, है ना, उनने कितनी ऑक्सीजन यूज़ की एक कंबशन चैम्बर के अंदर जो भरी हुई एयर है उसमें से, वो हम पता करते हैं। प्लस कुछ इनऑर्गेनिक्स भी इसमें वो हो जाते हैं, है ना। तो अभी तक इनऑर्गेनिक कहानी में नहीं आ रहे थे, समझ रहे हो ना। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स आ चुके हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स आ चुके हैं। लेकिन इस टेस्ट में होता क्या है कि कुछ इनऑर्गेनिक भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो भी जो ऑक्सीजन डिमांड का रिजल्ट आता है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको टोटल ऑक्सीजन डिमांड नाम दे देते हैं अपन, है ना। तो इसमें करते क्या है, कुछ नहीं है, वही वाला तरीका है जो TOC में हो रहा है। ये कंबशन बेस्ड है ना दोनों। तो आपने क्या किया कि एक ये आपका मान लो ऑक्सीडेशन चैम्बर है। अब या तो हाई टेम्परेचर वाला भी हो सकता है ना, या फिर प्लेटिनम कैटेलाइज भी हो सकता है ना, प्लस PT प्लेटिनम, ठीक है ना। तो ऐसा आपका इन दो कंडीशन में से कुछ एक चैम्बर है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सैंपल रखा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा इतने हाई टेम्परेचर पे, और ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक्स का भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक्स का भी हो सकता है। फिलहाल स्थिति में अपन ये बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर ये मान लेते हैं सैंपल है, तो इसके यहाँ चारों तरफ हम एक कैरियर गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? कैरियर गैस। अब ये कैरियर गैस क्या होती है? कैरियर गैस एक ऐसी गैस होती है जो अपने साथ किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या कंपाउंड को ले जा सकती है, ला सकती है, लेकिन वो कभी उससे रिएक्ट नहीं करती। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि एक गैस है, मान लेते हैं एक्स गैस है कोई, उस एक्स गैस में वाई कंपोनेंट है जो कभी ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एक्स अगर जा रही है अपने साथ वाई को ले जा रही है और आपस में रिएक्ट नहीं कर रही उससे, तो वो कैरियर गैस हो गई, उस वाई को कैरी कर रही है वो, है ना। तो कैरियर गैस कौन सी होती है? अपनी जितनी भी आइडल गैसेज हैं, है ना, वो कैरियर गैस हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। और कैरियर गैस कौन सी हो जाती है? जैसे कि बात करो आप अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन 78% है ना अप्रोक्सीमेटली, और उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन N2 और O2 हवा में रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो मतलब एक बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है तब N2 और O2 रिएक्ट करते हैं, वो बहुत टफ रिएक्शन है ना। जनरल कंडीशंस में जहाँ तक हम देख रहे हैं अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में N2 और O2 रिएक्ट नहीं कर रहे। तो क्या N2 ऑक्सीजन के लिए कैरियर गैस है?
है ना। हम ये कह सकते हैं कि N2 अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, पर वो रिएक्ट नहीं कर रही, है ना। और नेचर में N2 और O2 का एक इक्विलिब्रियम सेट है ना। एटमॉस्फेयर में N2 और O2 एक इक्विलिब्रियम में रहती हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो N2 और O2 का जो इक्विलिब्रियम है वो फिक्स है ना। और N2 और O2 रिएक्ट कर नहीं रहे, ये आपको पता है। तो अब ये कंबशन चैम्बर के अंदर यहाँ पे N2 कैरियर गैस है और उसके साथ ऑक्सीजन है। बात समझ में आ गई? बात कैरियर गैस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब ये कंबशन स्टार्ट हुआ तो ये सैंपल के अंदर जो चीज़ें थी, ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हुए, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ स्टेबल ऑक्साइड्स बनेंगे इनका ऑक्सीडेशन होगा तो स्टेबल ऑक्साइड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जितने उनके कंपाउंड्स हैं उनके। उससे क्या होगा कि ये जो कैरियर गैस है, यहाँ ये मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूँ, इस कैरियर गैस में जो कि N2 है, ऑक्सीजन और N2 का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा सैंपल में ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्साइड्स बनेंगे तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, तो N2 कैरियर गैस में जो ऑक्सीजन थी उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और उस जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है एक तरीके से वहां पे, है ना। जो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो उस ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम का डिस्टर्बेंस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन का जो डिप्लीशन हो रहा है, उसको हम डिटेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिकली और उसका एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ भी होता है, एक स्टैंडर्ड टीओडी कैलिब्रेशन सॉल्यूशन होता है। टोटल ऑक्सीजन डिमांड को कैलिब्रेट करने के लिए एक सॉल्यूशन हमने बना रखा है। उसको जब हम सैंपल में रखते हैं तो कैसा ऑक्सीजन डिप्लीशन का ग्राफ आता है वो हम पे पहले से है। फिर हमने जो वेस्ट वाटर सैंपल डाला उसके कारण जो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हुआ कैरियर गैस में, उसका एक कर्व आ जाता है, ठीक है। इन दोनों कर्व के पीक को हम मेजर करते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि कितना ऑक्सीजन डिप्लीशन हुआ रिलेटिवली, और उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है या कितनी ऑक्सीजन डिमांड है। आई बात समझ में? तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। टोटल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एक ही तरह के कंबशन चैम्बर में हो रहे हैं, है ना। पहले वाले केस में भी, मतलब टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के टेस्ट में भी इनऑर्गेनिक्स डिकम्पोज हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब इनऑर्गेनिक्स डिकम्पोज होंगे तो वहां CO2 तो निकलेगी नहीं, है ना। CO2 तो तभी निकलेगी जब कार्बन हो कंपाउंड में और वो डिकम्पोज हो, चाहे वो है ना, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट वाले कंपाउंड को हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं TOC के केस में। अब जो बचे थे कार्बन कंपाउंड वो केवल ऑर्गेनिक बचे थे। समझ आ रही है बात? इसलिए वहाँ CO2 जो रिलीज हो रही है उसमें इनऑर्गेनिक्स के ऑक्सीडेशन का कोई योगदान नहीं है। तो वहाँ पे जो CO2 हम ट्रैक कर रहे थे इंफ्रारेड डिटेक्टर से, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्गेनिक्स के बारे में ही बता रही है ना। और यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स दोनों का डिकम्पोजिशन हुआ, और चूंकि दोनों का डिकम्पोजिशन हुआ तो जो ऑक्सीजन है वो तो दोनों में लग रही है, तो उस डिटेक्टर से जो ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन आया लेवल का, वो हमें दोनों के ऑक्सीडेशन में लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बताएगा। तो ऊपर वाला हो गया था हमारा TOC जो BOD के इक्विवेलेंट आ रहा था, और जो TOD है टोटल ऑक्सीजन डिमांड, वो इक्विवेलेंट टू COD आएगा लगभग, है ना। क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स तो आ ही गए, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स की जगह वो कुछ इनऑर्गेनिक्स भी आ गए, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आनी है BOD से, ये बात भी समझ रहे हो आप। तो ये CO2 के कंपेरेबल है, ठीक है ना। तो ये हुई हमारी बात इसकी।